नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस हैरान परेशान है इसलिए कि सीधे सोनिया गांधी पर भाजपा का हल्ला बोल है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सोनिया गांधी से जैसे सवाल किए, उसने कांग्रेस को एहसास कराया होगा कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल को लेकर मोदी सरकार किसी भी सीमा तक जाएंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में रिश्वत का मामला कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। भाजपा और मोदी सरकार की अप्रोच दो टूक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में सोनिया गांधी का नाम लिया। अमित शाह ने 3 दिन लगातार सोनिया गांधी पर फोकस रखा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंत्रालय की तरफ से सिलसिलेवार तथ्य दिए। उस नाते कांग्रेस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि मोदी सरकार जांच करा ले। हकीकत में जांच एक पहलू है, उसमें सरकार का ब्रह्मास्त्र इटली के हाई कोर्ट का फैसला है। उसी की प्रतिक्रिया में सोनिया गांधी, अहमद पटेल आदि ने जो कुछ बोला, उससे जबरदस्ती इन्होंने अपने पर फोकस बनवाया। गौर करने वाली बात है कि गुजरात में रहते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मनमोहन सरकार के हमलों को कैसे चुपचाप हैंडल किया था और सोनिया गांधी व अहमद पटेल कैसे हैंडल कर रहे हैं। 6 मई को कांग्रेस ने संसद मार्च का प्रोग्राम बनाया। यूं उत्तराखंड के हवाले कांग्रेस का यह विरोध होगा, मगर हकीकत में कांग्रेस आलाकमान आर पार की लड़ाई के आह्वान से टकराव का नया संकल्प ले रहा है। कांग्रेस में मानना है कि मोदी सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कि परिवार पर जितना हमला करेगी उतनी सहानुभूति बनेगी। अगस्ता कांड हो या नेशनल हेराल्ड केस या वाड्रा की जांच के मामलों में अंततः सरकार पीछे हटेगी, हिम्मत नहीं कर सकेगी। इसलिए राजनीतिक हल्ला करना चाहिए। क्या यह सही रणनीति है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बुनावट क्या घबराकर पीछे हटने की होगी? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कई दिग्गज मंत्री जुलाई में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। उनको नया कार्यकाल दिया जाना है। इनमें से कई मंत्री पिछली बार जहां से चुनकर आए थे, इस बार वहां से नहीं चुने जाएंगे। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि कम से कम 2 मंत्रियों सुरेश प्रभु और निर्मला सीतारमण के लिए नई सीट की तलाश हो रही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पिछली बार हरियाणा से चुने गए थे। भाजपा इस बार प्रभु वाली सीट राज्य के ही किसी गैर जाट नेता को देना चाहती है। जाट आंदोलन के बाद गैर जाट मतदाताओं की गोलबंदी को ध्यान में रखकर भाजपा ऐसा करना चाहती है। तभी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय की जगह सुरेश प्रभु को मिल सकती है। महाराष्ट्र में 6 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें भाजपा की सिर्फ 1 सीट है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रिटायर हो रहे हैं। वे अपनी सीट से फिर चुने जाएंगे। अपने 122 विधायकों के दम पर भाजपा 3 सीट जीत सकती है। उसे 2 सीटों का फायदा है। सुरेश प्रभु को इसमें से भी 1 सीट मिल सकती है। पिछली बार निर्मला सीतारमण चंद्रबाबू नायडू की कृपा से आंध्र प्रदेश से चुनी गई थी। वहां भाजपा के सिर्फ 2 विधायक हैं। इस बार शायद नायडू ऐसी कृपा न करे, तभी सीतारमण के बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में से कहीं से चुने जाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार से सुशील मोदी की राज्यसभा में लाए जाने की चर्चा है। एक और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू वापस कर्नाटक से चुनकर आएंगे। राज्यसभा के इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी मुश्किल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने है। इस बार रिटायर हो रहे सभी 5 राज्यसभा सांसद उनकी पार्टी के हैं। इसमें से वे सिर्फ 2 लोगों को वापस राज्यसभा में भेज सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि इस बार फिर लालू प्रसाद उनके साथ सहयोग करे और 1 सीट जदयू के लिए छोड़ दें। लेकिन राजद की ओर से 2 टूक अंदाज में कहा गया है कि अपने कोटे की दोनों सीटों पर उसके ही उम्मीदवार होंगे। इस बीच एक छठी सीट खाली होने की संभावना है। एलटीसी घोटाले में आरोपी बने अनंत सहानी को निलंबित कर दिया गया है और नीतीश कुमार ने कहा है कि वे इस्तीफा देकर अपने को पाक साफ करें। उनकी सीट खाली होती है तो जदयू के एक और नेता को 2 साल के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। जदयू के जानकार सूत्रों का कहना है कि यह सीट किसी ऐसे नेता को दी जा सकती है जिसको 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना है। इस सीट के लिए शरद यादव और आरसीपी सिंह दोनों के नाम की चर्चा है। 6 साल के कार्यकाल वाली 2 सीटों में से एक सीट केसी त्यागी को मिलने
की चर्चा है। जदयू के नेता मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिहाज से त्यागी की उपयोगिता बड़ी है। इस बीच खबर है कि विलय से पहले बाबूलाल मरांडी भी राज्यसभा की सीट पर नजर लगाए हुए हैं। राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उसे 6 सीटों का नुकसान होगा। ऊपर से पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार कर बैठे हैं और राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी लोकसभा चुनाव हारे कुछ बड़े नेताओं को राज्यसभा में लाना चाहती है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से रिटायर हो रहे जेडी सिलम, सुदर्शन नचियप्पन और हनुमंत राव इस बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि कांग्रेस को इन राज्यों में कोई भी सीट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में उसकी 2 सीटें खाली हो रही हैं। विजय दर्डा और अविनाश पांडे रिटायर हो रहे हैं। इसमें 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, जिसके लिए शिवराज पाटिल और सुशील कुमार शिंदे के नाम की चर्चा है। राजस्थान में कांग्रेस को 3 में से 1 भी सीट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में उसकी 1 सीट वापस मिल सकती है। पिछली बार दिग्विजय सिंह की करीबी विजय लक्ष्मी साथो को राज्यसभा की सीट मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि मशहूर वकील कपिल सिब्बल को कांग्रेस ये सीट दे सकती है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मोहसिना किदवई की जगह कौन आएगा, इसका भी सस्पेंस बना हुआ है। प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि किसे ये सीट मिलेगी, क्योंकि राज्यसभा के बारे में प्रभारियों से कोई राय नहीं ली जाती है। सोनिया और राहुल गांधी ही फैसला करेंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में गड़बड़ियों को लेकर भाजपा ने राज्यसभा में आज कांग्रेस को घेरा। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हेलीकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब से बात का ध्यान रखा गया था कि सिंगल वेंडर नहीं होने पाए, लेकिन एनडीए की सरकार जाने के कुछ ही दिन बाद मार्च 2005 में कई चीजें बदल गयी। उन्होंने कहा कि सीएजी ने 2013 में कहा था कि केबिन की ऊंचाई बढ़ाने की शर्त बदलने के साथ ही सिर्फ एक ही कंपनी रेस में रह गई। भूपेंद्र यादव ने ये भी कहा कि पहले सिर्फ 8 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय ही सीएजी की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के सौदे में रिश्वत के मामले में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का जमकर बचाव किया है। राज्यसभा में इस मसले पर आज हुई चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका इस सौदे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उसके पास सीबीआई, ईडी जैसी सारी एजेंसियां हैं, फिर सब कुछ क्यों नहीं साफ हो रहा है। इटली की अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि अदालत ने जिस फैमिली का जिक्र किया है वो पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी की फैमिली के बारे में है। उन्होंने सवालिया लहजे में ये भी पूछा कि किसने कहा कि एपी का मतलब अहमद पटेल है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि एक एपी तो अभी गुजरात में शासन कर रही है। सोनिया गांधी ने इस मामले में राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि किरीट सोमैया के आरोपों में कोई दम नहीं है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में हुए कथित घोटाले पर राज्यसभा में आज हुई बहस में विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया। राज्यसभा में सांसदों की संख्या के लिहाज से 3 बड़ी पार्टियों सपा, जदयू और बसपा ने कांग्रेस का साथ दिया। सपा के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि इस मामले में तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल कमजोर होता है। उन्होंने बोफोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर भी इतना विवाद हुआ, लेकिन कारगिल की लड़ाई में वही तोप काम आई। उन्होंने यूपीए सरकार का बचाव करते हुए कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में जैसे की गड़बड़ी सामने आई, वैसे ही सौदा रद्द कर दिया गया था। जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कांग्रेस की तरफदारी करते हुए कहा कि वे अभिषेक सिंघवी की बातों को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन वे भी कहना चाहते हैं कि सरकार के पास सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हैं, वो क्यों नहीं उनसे जांच कराकर मामले को खत्म करती है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि सरकार के पास 2 साल का समय था, वो पहले जांच कराती और तब इस पर बहस कराती। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उत्तराखंड में बहुमत का पता लगाने के लिए विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा था कि वे केंद्र से इस बारे में बात करें और अदालत को बताए कि उसका क्या रुख है। आज मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने सुझाव दे दिया है, लेकिन अभी केंद्र की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। हालांकि केंद्र ने हलफनामा देकर कहा है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होगी। तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। इस बीच हरीश रावत के वकील ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के मुताबिक काम करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
योग गुरु बाबा रामदेव और कभी उनके जबरदस्त आलोचक रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बीच ऐसा लगता है कि गिले शिकवे दूर हो गए हैं। आज पटना में रामदेव और लालू प्रसाद ने एक साथ प्रेस से बात की। रामदेव ने लालू को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही पतंजलि गोल्ड क्रीम लालू प्रसाद के गालों और माथे पर लगाई। रामदेव ने उनको पतंजलि की बनी एनर्जी चॉकलेट भी खिलाई। बदले में लालू प्रसाद ने रामदेव के दूध और मलाई वाले साबुन का प्रचार भी किया। इससे पहले लालू ने कई बार रामदेव पर बेहद तीखा हमला किया था। एक बार तो उन्होंने रामदेव के उत्पादों में हड्डियों का चूरा मिला होने का आरोप भी लगाया था। रामदेव ने भी लालू प्रसाद की ओर से गोमांस को लेकर दिए गए बयान पर उनको निशाना बनाया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस 6 मई को जंतर मंतर से संसद भवन के मार्च की योजना बना रही है। संदेह नहीं कि कांग्रेस आला कमान के लिए करो या मरो का वक्त आने वाला है। बुनियादी सवाल है कि कांग्रेस के लिए वक्त अभी राजनीति का है या कानूनी लड़ाई की तैयारी का। नेशनल हेराल्ड, अगस्ता, वाड्रा जैसे मामलों में जो होता लग रहा है उसकी कांग्रेस में कैसी तैयारी है, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह नेशनल हेराल्ड मामले और रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के आरोपों को राजनीतिक रंग दिया, उसी तरह अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में हुए घोटाले को भी राजनीतिक रंग दे रही है। पार्टी के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। सोनिया और राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है कि वे ऐसे मामलों से डरते नहीं है। सोनिया गांधी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की चुनौती दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी इस मामले को सिर्फ कानूनी रूप से सुलझाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तैयारी इस बार बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की है। भारत में भले भ्रष्टाचार के मसले पर बड़े आंदोलन खड़े होते रहे हों और सरकारें गिरती रही हों, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपी पर कार्रवाई से उसके प्रति सहानुभूति भी पैदा होती है। बिहार में लालू प्रसाद से लेकर झारखंड में शिबू सोरेन और उत्तर प्रदेश में मायावती से लेकर तमिलनाडु में जयललिता तक अनगिनत मसले हैं। केंद्र में भी पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया था और इसके साथ ही उसके पतन की शुरुआत हो गई थी। तभी सोनिया और राहुल गांधी इस भरोसे में हैं कि अगर नेशनल हेराल्ड मामले में या अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद के घोटाले में सरकार उनके ऊपर हाथ डालती है तो देश भर में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पैदा होगी। आखिर गुजरात में मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के ऊपर जितने हमले हुए उनको इसका फायदा ही मिला, लेकिन मोदी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को जैसे हैंडल किया और जैसे सोनिया व राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें बुनियादी फर्क है। मोदी चुपचाप कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने घंटों बैठकर सीबीआई के सवालों का जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी को भी झेला। अमित शाह को जेल हुई और वे गुजरात से बाहर रखे गए। तब भी मोदी और शाह ने इस पर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं खड़ा किया था, जबकि सोनिया और उनके समर्थक भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। 6 मई को उत्तराखंड के बहाने कांग्रेस संसद का घेराव करेगी, लेकिन इसका असली मकसद पार्टी की ताकत दिखाकर सरकार व भाजपा को यह मैसेज देना है कि वह कांग्रेस को हल्के में न ले। कांग्रेस के कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि जीएसटी बिल पास कराने के लिए कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और कुछ मोल भाव करके मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही बातें संभव नहीं है। इसका कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच है। दोनों नेता किसी मसले पर समझौता करने वाली सोच नहीं रखते हैं। उनकी राजनीति का एक अहम पहलू टकराव का है, इसलिए वे टकराव बढ़ाएंगे। उनके पास इटली की अदालत के दस्तावेज है जिसमें हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में रिश्वत लिए जाने की बात प्रमाणित हुई है। इसमें कई नाम भी हैं। सो सरकार के लिए बहुत सुरक्षित स्थिति यह है कि वह जांच को स्वाभाविक रूप से चलने दे और मामला अदालत के ऊपर छोड़े। इसमें कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व उलझा रहेगा और ऐसे में अपने आप उसकी राजनीति कमजोर पड़ेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की लीडरशिप ने सत्ता गंवाने के बाद राजनीति ऐसे की मानो भाजपा अभी भी वाजपेयी या अडवाणी के वक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से सरकार और पार्टी में कैसा परिवर्तन आया है और आगे कैसी राजनीति होगी, इसका सोनिया गांधी, अहमद पटेल आदि अनुमान नहीं लगा सक रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, कांग्रेस के सामने एक वक्त बोफोर्स वाला भी संकट आया था, अब अगस्ता हेलीकॉप्टर वाला संकट है। अभी
कांग्रेस लीडरशिप की, सोनिया गांधी की, बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया किस तरह की होती हुई लगती है? क्या रणनीति झलक रही है? देखिए, कांग्रेस की कोई रणनीति झलक नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती आ रही है कि इसके ऊपर जब अभी सोनिया गांधी के ऊपर कोई डायरेक्ट आरोप लगा भी नहीं था, जो है कि सोनिया गांधी खुद बोल पड़ी कि मैं किसी से डरती नहीं हूं और जो है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, तो उससे जो है कि सोनिया गांधी के ऊपर स्पॉटलाइट पूरी की पूरी जो फोकस सोनिया गांधी के ऊपर आ गया और बीजेपी को आसानी हुई सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करने की। जो कांग्रेस का वर्कर है, जो 2014 के इलेक्शन में जिसने काम नहीं किया था, वो ये मान के चल रहा था 2014 में कि हमारी पार्टी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में है, इसलिए वो कांग्रेस की जो लीडरशिप से थोड़ी दूरी बना रहा था कि उसको जो है कि वो इस चीज पे जो है कि डिफेंड करने में अभी एक तरह से केपेबल नहीं है कि वो सोनिया गांधी को डिफेंड कर पाए। और जो है कि ये जो सोनिया गांधी ने जो अपने आप को जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी में डाल दिया है, उस पर डिफेंड करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर वो सियासी तौर के ऊपर अगर पंकज जी वो कुछ नहीं बोलते, कोई रिएक्ट नहीं होते और कांग्रेस अगर बीजेपी हल्ला करती रहती तो भी ठीक नहीं था क्या? या इसको सिर्फ कानूनी तौर पर ही करना चाहिए था? देखिए, सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत आरोप लगे, पार्लियामेंट के अंदर बहुत हंगामे हुए, चाहे व्यापम का स्कैम था, चाहे ये जाट एजिटेशन थी, चाहे जो है तरह तरह की ललित मोदी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी। और जो डिफेंड करता था, उनकी जो स्पोक्स पर्सन जो थे 8-10, वो टेलीविजन चैनल्स पे जाकर वो डिफेंड करते थे, लेकिन वो आज तक उसके ऊपर कभी उन्होंने स्पष्टीकरण मतलब नहीं किया। खुद ये कभी नहीं बोले अपने। और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। जो एक तरह से जब आप की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ी है कि लोग जो है उसके गलत मतलब निकालते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपको छुपा रहे हैं। तो जो है कि उन्होंने, सोनिया जी ने अपने आप को जो है कि एक्सपोज कर दिया है ये फायरिंग, बीजेपी की फायरिंग लाइन के अंदर। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ये सोच हो रही कि भाई अंततः ये पिछले 2 साल की जो इक्वेशन रही, जो टकराव रहा, और अब जिस मुकाम पे आए तो अब अंततः उनको राजनीतिक संघर्ष करना है, आर पार की लड़ाई करना, उसी में ये संसद की भी 6 मई को वो घेराव भी करने की बात हो रही है, आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो जो है कांग्रेस के अंदर जो है कि अभी बहुत कुछ संगठन के चुनाव नहीं हुए और संगठन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जो 6 तारीख की जो रैली जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि सोनिया गांधी के ऊपर संकट आ गया है। एक तरह से रैली को करके, पार्लियामेंट का घेराव करके, सारे सीनियर लीडर्स को वहां पे इकट्ठा करके एक कांग्रेस एक यूनिफाइड फोर्स अपने को दिखाना चाहती है और जो ये दिखाना चाहती है कि सोनिया गांधी के पीछे सारे के सारे कांग्रेस की लीडरशिप है। आपके अनुसार बोफोर्स के वक्त को आप याद करें पंकज जी, उन्होंने उस समय जो ये आरोप लगा या चर्चा हुई, तब कैसे कांग्रेस की लीडरशिप ने हैंडल किया और अब कैसे कर रही, कुछ फर्क नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस जब बोफोर्स की चर्चा हुई थी तब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के पास बहुत सारे नंबर्स थे और जो है तब जो है कि वर्कर भी कांग्रेस के साथ था, जो कांग्रेस का वर्कर है वो लीडरशिप के साथ था। उस तुलना में आज कांग्रेस बहुत कमजोर है, बहुत संभल कर चलना चाहिए। बहुत, मतलब कि आप इससे अनुमान लगा लीजिए 44 अगर नंबर आया है तो इसका यही कारण है ना, क्योंकि जो कांग्रेस का वर्कर है उसने जम के लड़ाई नहीं लड़ी बीजेपी के साथ और वो घर पे बैठ गया। वो ये मान के चल रहा था कि हमारी जो लीडरशिप है उसने बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस की हैं और जो है कि वो इनके रीजन में बहुत, इनके मतलब टेन्योर में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। नहीं, लेकिन ये भी एक कांग्रेस में ये क्या नहीं माना जा रहा है कि भाजपा या मोदी सरकार जितना करेगी उतनी सहानुभूति कांग्रेस के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति बनेगी, राजनीतिक फायदा ज्यादा होगा? इस पर क्या कहना आपका? नहीं, देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग ये सोच के ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। जो मेरा अपना मानना ये है, मैं कांग्रेस के बहुत वर्कर्स से बात करता हूं कि अभी कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ कोई सहानुभूति नहीं है। जो है कि वो अभी वो वक्त नहीं आया, वो एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा जनता के बीच में, उसके बीच में कि भाई नहीं सरकार ज्यादती कर रही, ये भाव नहीं आता, वो लगता है या नहीं आ सकता है? देखिए, मेरे को तो इस वक्त लग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर ही जब मान के चल रहा है कि हमारी लीडरशिप में जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, तो जो है कि आम आदमी क्या सोचता होगा कि वो, मतलब कि मैं नहीं सोचता, वो इससे अलग सोचता होगा जो कांग्रेस का वर्कर सोच रहा है। नहीं, लेकिन आपके अनुसार पिछले 1 साल से, मतलब कम से कम ये कि राहुल गांधी जब वापस आके और एक्टिव हुए, जिस तरह सरकार को लेकर घेराबंदी की, तो क्या ये सरकार का एक तरह से बदला लेना, या मतलब इसको राजनीतिक टकराव में आपके अनुसार
सत्ता पक्ष ही हावी रहेगा, जबकि सत्ता पक्ष हमेशा इस मामले में पीछे रहा है। मतलब उसको फायदा नहीं हुआ सत्ता पक्ष को ऐसे टकराव से। नहीं, सत्ता पक्ष फायदे में इसलिए रहेगा, सत्ता पक्ष के अंदर भी बहुत खामियां हैं जो सामने आ गई हैं कि 2 साल में ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कांग्रेस बिखरी हुई है और कांग्रेस कमजोर है। राहुल गांधी नहीं, ने लेकिन विपक्ष के भ्रष्टाचार के मुद्दे को सत्ता में रहते हुए सरकार क्या राजनीतिक पूंजी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि जो है कि पिछली सरकार ये भ्रष्टाचार के इशू के ऊपर गई थी, तो वो जो है कि वो उसी को कंटिन्यू कर सकती है, उसी ईडीएम को आगे ले जा सकती है। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही लोग उनको नहीं चाहते। ये इधर 2 तरह की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी से लड़ने की सोच रही है, दूसरा कांग्रेस के अंदर लड़ाई हो रही है, जिसमें जो पुराना सोनिया गांधी का सिस्टम है और जो राहुल गांधी का सिस्टम है, इनमें अभी तक कोई तालमेल वो भी एक अंदरूनी संकट भी है जिसके कारण मामला नहीं बैठ रहा। हाँ जी। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।